केमिस्ट्री के ऑनलाइन क्लास में आप सभी लोगों का स्वागत है। आज हम लोग एक नया लेसन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स उप सहसंयोजन यौगिक पढ़ेंगे। तो उप सहसंयोजन यौगिक में देखेंगे, आपको बहुत ही इम्पार्टेंट है, कंपटीशन पॉइंट ऑफ व्यू से भी इम्पार्टेंट है। इस चैप्टर का नाम आप डाल लेंगे उप सहसंयोजन यौगिक। इसमें नाम नहीं पड़ा है, उप सहसंयोजन उपसह संयोजन यौगिक डाल लेंगे। इसमें लिखा नहीं जा रहा ऊपर, ठीक ना। इससे आपके बोर्ड एग्जाम में जैसे सिलेबस जो परिवर्तित हुआ है, इससे बोर्ड एग्जाम में कुल आपके 6 मार्क्स के प्रश्न आएंगे, कुल 6 नंबर के प्रश्न आएंगे, जो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है और बहुत ही आसान होगा। ठीक है। इसमें एक चीज़ आपको और जानना पड़ेगा, ऑक्सीकरण संख्या निकालना आप क्लास 11th में पढ़े होंगे, उसको जान जाएंगे। उपसह यौगिक को आगे इसमें बताया भी जाएगा, यदि आप नहीं जानना है तो चीज़ें जान जाएंगे। तो उप सहसंयोजन यौगिकों के पढ़ने से पूर्व आपको योगात्मक यौगिक जानना पड़ेगा। क्या जानना पड़ेगा? योगात्मक यौगिक। तो योगात्मक यौगिक क्या होते हैं देखेंगे आप। जब विलयन में दो या दो से अधिक लवण जब विलयन में दो या दो से अधिक लवण साधारण आणविक अनुपात में संयुक्त होते हैं तो नए यौगिकों के क्रिस्टल प्राप्त होते हैं। ये जो आणविक यौगिक होते हैं, इन्हीं को क्या कहते हैं? योगात्मक यौगिक कहते हैं। जैसे आप देखे होंगे, जैसे पोटेशियम सल्फेट लेना है, एक पात्र में पोटेशियम सल्फेट लेना है इसमें, और इसी में हम क्या करें, थोड़ा सा एल्युमिनियम सल्फेट मिला दें। इसी में एल्युमिनियम सल्फेट भी, पोटेशियम सल्फेट और एल्युमिनियम सल्फेट ले लें और जल मिला के इसको हम खूब गर्म करें। गर्म करके फिर क्या करें, ठंडा करें, तो उसका क्रिस्टल बनेगा। देखेंगे यह बन जाएगा पोटेशियम सल्फेट का K2SO4 Al2SO4 होल थाइज 24H2O। इस प्रकार का क्रिस्टल बनेगा, मतलब दो लवण ले लें। वही चीज़ इसमें हम देखेंगे, यदि हम कॉपर सल्फेट ले लें, अमोनिया ले लें, जल के साथ मिलाएं, तो ये इस प्रकार के प्राप्त होगा। यह CuNH3 4 बड़े ब्रैकेट में है, फिर SO4 × H2O। ये भी योगात्मक यौगिक हो गया। तो योगात्मक यौगिक बनाने के लिए दो लवण लेते हैं, ऐसा ना, एक अनुपात में। जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे है जो आपका दो लवण ले लेंगे एक अनुपात में, जैसे पोटेशियम सल्फेट एल्युमिनियम सल्फेट लिया गया है, नीचे वाले में कॉपर सल्फेट और एक चीज़ लिया गया है। जब हम जल के साथ मिलाकर हम उसको गर्म करते हैं, गर्म करने के पश्चात फिर ठंडा करते हैं, उनके क्रिस्टल प्राप्त होते हैं। योगात्मक यौगिक या आणविक योगात्मक यौगिक कहलाते हैं। योगात्मक यौगिक दो प्रकार के होते हैं। योगात्मक यौगिक क्या होते हैं? दो प्रकार के होते हैं, वर्गीकरण किया गया देखेंगे। तो योगात्मक यौगिक दो प्रकार के कौन कौन से होते हैं? पहला है आपका द्विक लवण या डबल साल्ट, पढ़े होंगे आप कक्षा 10 में भी। जैसे फिटकरी है, पोटास फिटकरी, ये द्विक लवण है। तो वे यौगिक जो जलीय विलयन में अपनी पहचान खो देते हैं, अर्थात जो विलयन में अपने सरल आयनों में विभक्त हो जाते हैं, द्विक लवण कहलाते हैं। जैसे फिटकरी आप देखे होंगे, घर पे आपकी फिटकरी हुई, जब जल में आप घोलते हैं तो वो अपने आयनों में टूट जाते हैं। जैसे मान ली फिटकरी को यदि है या K2SO4 है ना, यदि हम इसको जल में घोलें तो किन किन आयनों में टूटेगा देखेंगे। इसमें K2SO4 है तो टूट जाएगा आपका 2K+ प्लस, यहाँ SO4 एक है, यहाँ भी होगा तो 4SO4 पे 2- Al देखेंगे प्लस क्या हो जाएगा, 2Al पे 3+ प्लस 24H2O रहेगा। इन आयनों में टूट जाते हैं। योगात्मक यौगिक मतलब ये योगात्मक यौगिक या वे यौगिक जो जलीय विलयन में अपनी पहचान खो देते हैं, मतलब अपने सरल आयनों में टूट जाते हैं, उन्हीं को हम क्या कहते हैं? द्विक लवण कहते हैं या डबल साल्ट कहते हैं। ठीक है। जैसे पोटास लवण एक क्या है, पोटास एलम क्या है, एक द्विक लवण है, या पानी में घोलने पर K+SO4 2- Al3+ आयनों में क्या हो जाता है, विभक्त हो जाता है, अतः एक द्विक लवण है। दूसरा है आपका संकुल यौगिक। योगात्मक यौगिक में इसे हम संकुल यौगिक मतलब कम्प्लेक्स कंपाउंड भी कहते हैं या कोऑर्डिनेशन कंपाउंड भी कहते हैं। इसको हम कम्प्लेक्स कंपाउंड भी बोलते हैं, इनको कम्प्लेक्स कंपाउंड या कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, ठीक ना। इनको जब हम जल में घोलते हैं, जैसे वहाँ पे आया था CuSO4 या चीज़ें, जैसे वे यौगिक जो जल में विलयन ये यौगिक जो जल में विलयन कर अपना अस्तित्व बनाए रखते हैं, अथवा वे अपने साधारण आयनों में विभक्त नहीं होते हैं, संकुल आयन या जटिल आयन कहलाते हैं। जैसे पोटेशियम फेरोसाइनाइड K4FeCN6 जलीय विलयन में यह इन आयनों में नहीं टूटता, K+ Fe2+ आयनों में नहीं टूटता, बल्कि यह K+ आयन और संकुल फेरोसाइनाइड आयन टूटता है FeCN6- में। अतः यह एक संकुल या उप सहसंयोजन यौगिक है, ठीक है ना। जैसे पोटेशियम को यदि हम लें, इसको पोटेशियम जैसे मान लिया कि है यह K4FeCN6 है, यहाँ पे FeCN6 है, इसको हम यदि जल में घोलें तो जल में घोलेंगे तो इन आयनों में केवल टूटेगा यह 4K+, यह K+ हो गया, प्लस
FeCN6 का होल 4 केवल यह 2 आयनों में टूटेगा, ये 4K प्लस FeCN6 को 4 ये सरल आयनों में नहीं टूटेगा कि K प्लस में टूट जाए, Fe+2 में टूट जाए, Cn माइनस में टूट जाए। तो यह एक सरल है, K प्लस में टूटेगा, इसी को हम संकुल आयन कहते हैं, कम्प्लेक्स आयन कहते हैं या कोऑर्डिनेशन आयन भी कहते हैं, ठीक ना। तो उप सहसंयोजन यौगिक क्या होते हैं, विलयन में अपने सरल आयनों में नहीं टूटते बल्कि विलयन में अपना क्या होते हैं, हमें पहचान बनाए रखते हैं, ठीक है। अब इसमें यहाँ पे ये चीज़ नहीं जानना, केवल यह चीज़ इसमें जानना है, रसायन विज्ञान की वह शाखा जिसमें उप सहसंयोजकों का अध्ययन किया जाता है उप सहसंयोजन रसायन या कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री कहलाती है। एक तो द्विक्लोर हो गया, द्विक्लोर क्या होते हैं, ऊपर आपको बताया गया, अपने आयनों में टूट जाते हैं और अपने आयनों में नहीं टूटते, अपना अस्तित्व बनाए रखते हैं, अपना अस्तित्व नहीं बनाए रखते हैं, मतलब आयन में इन आयनों का परीक्षण देंगे, या क्या होगा, सभी आयनों का परीक्षण नहीं देगा। अगला प्रश्न इसमें हेडिंग हो सकता है, द्विक्लवण और उप सहसंयोजन यौगिकों में अंतर। द्विक्लवण और उप सहसंयोजन यौगिकों में अंतर क्या होगा देखेंगे। तो 2 कॉलम यहाँ बना दिया गया है, इसमें द्विक्लवण है, उसमें उप सहसंयोजन यौगिक है। द्विक्लवण केवल ठोस अवस्था में अपना स्वतंत्र अस्तित्व दर्शाते हैं, ठोस अवस्था में। गलित अवस्था या विलयन में अपनी पहचान खो जाते हैं, अपने आयनों में क्या हो जाते हैं, टूट जाते हैं। जैसे यह देखेंगे, एक यह दिया गया है, फेरस अमोनियम सल्फेट मोहर लवण, आप प्रैक्टिकल करेंगे, हरे रंग का होता है फेरस अमोनियम सल्फेट। जब हम इसको जल में घोलते हैं तो Fe आयन में टूट जाएगा और अमोनियम आयन में टूट जाएगा, और सल्फेट आयन भी प्लस SO4 भी होगा, भी नीचे बताया जाएगा। उसी तरह से यहाँ पे देखेंगे, उप सहसंयोजन यौगिक क्या होते हैं, ठोस में और विलयन दोनों अवस्था में अपना अस्तित्व बनाए रखते हैं। उप सहसंयोजन यौगिक क्या होते हैं, ठोस और विलयन दोनों अवस्थाओं में अपना अस्तित्व बनाए रखते हैं। जैसे इसको जब घोलेंगे तो केवल इन आयनों में टूटेगा, यही उप सहसंयोजन आयन या कम्प्लेक्स आयन है। या देखेंगे मोहर लवण होता है या हल्के हरे रंग का होता है, जब जली विलयन में घोलेंगे, या फिटकिरी को जैसा कि ऊपर बताए थे K2SO4Al2SO4 होल थ्राइज इंटू 24H2, उन आयनों में क्या हो जाएगा, वह टूट जाएगा। तो ये अपना अस्तित्व खो देते हैं, ठोस और अवस्था में तो रहते हैं, जलीय विलयन अगलित अवस्था में अपना अस्तित्व क्या होते हैं, खो देते हैं, लेकिन ये अपना अस्तित्व क्या होते हैं, आयन बनाए रहते हैं, ठीक है। दूसरा पॉइंट इसमें क्या है देखेंगे, दूसरा पॉइंट, द्विक्लोरों में सामान्यतः आयनिक आबंध उपस्थित होते हैं। जैसे देखे हैं ना, जैसे उसमें सभी में आयनिक बंध होते हैं, जैसे फेरस अमोनियम सल्फेट देखेंगे Fe2+ और NH+NH4+ प्लस SO4 2- आयनिक बंध है इसमें सभी में। ऐसे में उप सहसंयोजक यौगिकों में क्या होते हैं, तीनों प्रकार के बंध होते हैं, सहसंयोजक भी होते हैं, उप सहसंयोजक भी बनते हैं, आयनिक, तीनों प्रकार के बंध पाए जाते हैं, परंतु इनका अभिलाक्षणिक लक्षण उप सहसंयोजक आबंधों का पाया जाता है। अभिलाक्षणिक का लक्षण क्या होता है, उप जैसे मान लीजिए यदि हम CuNH3 4 लें, जैसे मान लीजिए यदि हम Cu या वही चीज़ है, जैसे एक मैं आसान ले रहा हूँ AgNH3 होल ट्वाइस Cl यदि लें, तो ये देखेंगे ये आयनित होगा तो इसके रूप में आयनित हो जाएगा, Ag+ इसके प्लस के रूप में आयनित हो जाएगा और Cl- हो जाएगा, तो आयनिक बंद हो गया। और Ag के साथ देखेंगे, यदि हम इसकी संरचना बनाएं Ag के साथ देखेंगे NH3 या जुड़ा रहेगा उप सहसंयोजक बंध से, जैसे आप इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में पढ़े होंगे, NH3 यहाँ पे उप सहसंयोजक बंध से जुड़ा होगा, N से जो H जुड़ा होगा यहाँ पे प्लस हो जाएगा, ठीक ना, या उप सहसंयोजक बंध से जुड़ा है ना, N से H जो जुड़ा रहता है वो क्या होता है, सहसंयोजक। तो इसमें क्या होता है, यह देखेंगे प्लस और माइनस भी हो गया, उप सहसंयोजक बंध भी यहाँ हो गया, N से H सहसंयोजक बंध से जुड़ा रहता है, तीनों प्रकार के। लेकिन प्रभावी कौन होता है, केवल यही उप सहसंयोजक बंध इसमें प्रभावी होता है, ठीक है। तीसरा देखेंगे, द्विक्लवण के भौतिक गुण अपने अवयवी आयनों से भिन्न होते हैं, मतलब इनके आयन जब टूट जाएंगे तो उनके भौतिक गुण क्या हो जाएंगे, भिन्न हो जाएंगे। लेकिन इनके क्या होते हैं, हमेशा आयनों के भिन्न भी होते हैं, परंतु रासायनिक गुण क्या होंगे, अवयवी आयनों के समान होंगे। रासायनिक गुण तो आयन के समान होंगे ना, इसमें क्या होंगे, रासायनिक गुण अपने अवयवी आयनों से क्या होंगे, हमेशा भिन्न होंगे। जैसे K4FeCN6 है, यह चीज़ है, ठीक है ना, यहाँ बताया गया ना, सल्फेट आयन, इनके आयनों से भिन्न होंगे, इनके क्या होंगे, उनके आयनों के समान होंगे, ठीक है। अब यहाँ पे आ जाएंगे आप, तो ये चीज़ अंतर आप देखेंगे उप सहसंयोजन यौगिकों में और द्विक्लोर में अंतर देखेंगे आप। यहाँ पे नोट्स का PDF भी प्रेषित किया जाएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट लेसन है, सभी आप लोग इसको नोट्स बनाएंगे, ध्यान से पढ़ेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे आ जाएंगे आप उप सहसंयोजन यौगिकों से संबंधित महत्वपूर्ण शब्दावली क्या होती है, ठीक ना। तो उप सहसंयोजक यौगिकों से महत्वपूर्ण शब्दावली क्या होती है, तो इससे पहले आप जान लीजिए उप सहसंयोजक बंध में एक आप यौगिक बता रहा हूँ। जैसे जैसे मान लीजिए कि आपका है यहाँ पे CuNH3 4SO4 टेट्रामीन कॉपर सेकेंड सल्फेट इसका नाम है,
ठीक है। तो जो यह देखेंगे बड़े ब्रैकेट है, इसमें जो यह चीज़ जुड़ा रहता है इसके साथ, यह विद्युत उदासीन परमाणु या परमाणु समूह, जैसे कि 4Fe6 में Cn माइनस होता है, यहाँ NH3 जुड़ा है, इससे यह जो जुड़ा रहता है जिस धातु को, उसको हम केंद्रीय धातु परमाणु या आयन कहते हैं, ठीक ना। और केंद्रीय धातु परमाणु या आयन से जो चीज़ जुड़ा रहता है उसे हम लिगैंड कहते हैं। और इस बड़े इसको हम कहते हैं कोऑर्डिनेशन स्फीयर, उप सहसंयोजन परिसर बोलते हैं, ठीक है। और यह क्या होती है, आयनेजबल होती है, यहाँ +2 हो जाएगा, यहाँ SO4 पे क्या हो जाएगा -2 हो जाएगा, ठीक है। तो इससे संबंधित परिभाषाएं दी जा रही हैं, आप आगे जानेंगे इसमें। वही चीज़ आपको जानना है, यहाँ पे हेडिंग है उप सहसंयोजन यौगिकों से संबंधित महत्वपूर्ण शब्दावली। महत्वपूर्ण शब्दावली, उप संयोजकों के अध्ययन में कुछ विशिष्ट परिभाषाएं प्रयुक्त की जाती हैं जो निम्न प्रकार से है। तो महत्वपूर्ण शब्दावली है, पहला केंद्रीय धातु परमाणु या आयन, ठीक है ना, सेंट्रल मेटल एटम आर आयन। उप सहसंयोजक यौगिक में उपस्थित वह धातु परमाणु या आयन जिसके चारों ओर निश्चित ज्यामिति और निश्चित संख्या में इलेक्ट्रॉन युग्म प्रदान करने वाले आयन अथवा समूह जुड़े रहते हैं, उसी को हम केंद्रीय धातु परमाणु या आयन कहते हैं। ये सभी लुईस अम्ल होते हैं, मतलब इलेक्ट्रॉन युग्म को ग्रहण करते हैं, तो लुईस अम्ल की भांति व्यवहार करते हैं। जैसे इसमें देखिए यह दिखाया गया है CuNH3 में, जैसे यह इलेक्ट्रॉन युग्म को ग्रहण करता है, जैसे इसकी हम संरचना बनाए Cu को, CuNH3 का, तो CuNH3 देखेंगे NH3 में n इलेक्ट्रॉन युग्म आता है, 1 इलेक्ट्रॉन दिया, दूसरा यह NH3 में यहाँ भी 1 इलेक्ट्रॉन दिया, तीसरा भी यहाँ देखेंगे NH3 1 इलेक्ट्रॉन युग्म दिया, ऐसे हो जाएगा, चौथा भी देखेंगे यहाँ पे 1 इलेक्ट्रॉन युग्म ऐसे देगा, है ना। तो ये ऐसे बन जाता है CuNH3 पूरे, यहाँ पे क्या हो जाएगा +2 हो जाएगा। तो CuNH3 जैसे नहीं है, या इलेक्ट्रॉन युग्म देने वाले परमाणु क्या होते हैं, उससे जुड़े रहते हैं, ठीक ना। यहाँ परिभाषा लिखा गया, देखिए उसके नीचे, उप सहसंयोजकों में उपस्थित वह धातु परमाणु या आयन जिसके चारों ओर निश्चित ज्यामिति निश्चित संख्या इलेक्ट्रॉन युग्म प्रदान करने वाले आयन या समूह, या आयन या समूह, जैसे NH3 समूह है ना, अणु है ना, जुड़ा रहता है, उसी को क्या कहते हैं, जिससे जुड़ा रहेगा उसी को केंद्रीय धातु परमाणु कहेंगे या आयन कहते हैं। जैसे इसमें यह है कि 4Fe6 में Fe होगा, जैसे मान लीजिए यदि हम 4Fe6 लें, कि 4Fe6 लें, तो इसमें क्या होगा, Fe होगा केंद्रीय धातु परमाणु या आयन, Cn- इससे जुड़ा रहेगा उप सहसंयोजन द्वारा 6 Cn-, ठीक है, जैसे यहाँ पे दिखाया गया है, आप देख लेंगे इसमें। अब उप सहसंयोजन परिसर जो ये आपको बताएं, जो बड़ा जैसे जो ब्रैकेट होता है उसी को हम उप सहसंयोजन परिसर या कोऑर्डिनेशन स्फीयर, कोऑर्डिनेशन स्फीयर क्या होता है देखेंगे। उप सहसंयोजकों में विद्युत रूप से आवेशित अथवा उदासीन वह परिसर जिसमें धातु परमाणु आयन, जैसे वही धातु परमाणु आयन मतलब जुड़े रहते हैं, उप सहसंयोजन परिसर कहलाता है। जैसे मान लीजिए कि Cu है, Cu से NH3 जुड़ा है 4, तो CuNH3 4 हो गया, उप सहसंयोजन परिसर यही हो गया, यही क्या हो गया, उप सहसंयोजन परिसर। और उप सहसंयोजन परिसर को हम कैसे प्रदर्शित करते हैं, बड़े कोष्टक से लिख के प्रदर्शित करते हैं। तो पढ़ना, उप सहसंयोजकों में विद्युत रूप से आवेशित अथवा उदासीन वह परिसर जिसमें धातु परमाणु या आयन के चारों ओर निश्चित संख्या व निश्चित ज्यामिति में इलेक्ट्रॉन युग्म प्रदान करने वाले आयन अथवा समूह, उसी को हम लिगेंड बोलते हैं, आगे जानेंगे, जुड़े रहते हैं, उप सहसंयोजन परिसर कहा जाता है। इसे एक बड़े कोष्टक द्वारा प्रदर्शित करते हैं, ऐसा ना, बड़े कोष्टक द्वारा प्रदर्शित करते हैं। उप सहसंयोजक परिसर के आवेशित होने पर इसे संकुल आयन या जटिल आयन भी कहा जाता है। इस परिसर को समन्वय संता, कोऑर्डिनेशन इंटिटी भी कहते हैं। जैसे मान लीजिए कि आयन यदि आयन के रूप में हो, जैसे वही CuNH3 4 2+ यदि हो, तो इसको हम कोऑर्डिनेशन मतलब आयन कहेंगे, संकुल आयन या कोऑर्डिनेशन आयन या कम्प्लेक्स आयन, इंग्लिश भी जानिए आप, कोऑर्डिनेशन आयन या कम्प्लेक्स आयन, ठीक है। जैसे यहाँ पे दिखाया गया, देखिए ये FeCN6 4- है, फेरोसाइनाइड आयन है ना, FeCN6 4- फेरोसाइनाइड आयन, या उप सहसंयोजक परिसर हो गया AgNH3 2+, CuNH3 4 2+, NiCu4 देखेंगे उदासीन है, इस पर कोई चार्ज नहीं है, 0 चार्ज, इस पर देखेंगे +2 चार्ज है, इस पर देखेंगे +1 चार्ज है, ठीक है ना। हाँ, ये होते हैं। तो वे संकुल जिस पे धनावेश होता है, जैसे यह धनावेश है, तो इसको हम धनावेशित संकुल आयन कहेंगे। और जिस पे ऋणावेश होता है, ऋणावेश बहुत कम होते हैं, जैसे मान लीजिए किया है ऋणावेश है ना, इस पर 4- है ना, इस पर, उसे ऋणावेशित, और जिस पे कोई आवेश नहीं होता उसे हम क्या कहते हैं, विद्युत उदासीन संकुल कहते हैं, ठीक है। बहुत आसान चीज़ें हैं, आप समझेंगे। उदाहरण यहाँ देखेंगे दिया गया है, हाँ, उदाहरण जैसे यह ऋणावेशित संकुलायन, धनावेशित संकुलायन और उदासीन संकुल यौगिक, यौगिक बोलेंगे उसमें कोई आवेश नहीं है, ठीक है। अब तीसरा आ जाएंगे आप, आयनिक मंडल या परिसर क्या होता है।
आयनिक मंडल या परिसर। उप सहसंयोजकों का वह भाग जो जल द्वारा आयनित हो जाता है आयनिक परिसर कहलाता है। उप सहसंयोजकों का यह भाग बड़े कोष्टक के बाहर लिखा जाता है, जैसे CuNH3 5Cl Cl2, यह 2Cl क्या होगा, आयनित हो जाएगा 2Cl माइनस के रूप में। या यही आपका H हो, यदि K4FeCN6 हो, मान लीजिए K4FeCN6 हो, FeCN6 में तो इसमें आयनित करेंगे आप बड़े कोष्टक के बाहर क्या है, K4 है ना, जब आयनित करेंगे तो यह 4K प्लस में, तो यही आयनिक परिसर कहलाएगा, आयनिक मंडल है परिसर। अब प्लस क्या हो जाएगा यहीं पे, CN6 का हो 4 माइनस हो जाएगा, 4 माइनस हो जाएगा, ठीक है। तो यही आयनित हो जाता है, तो इसी को आयनिक परिसर कहते हैं। किसी में भी आयन के बाहर जो रहेगा जितना वो आयनित हो जाएगा, ठीक है। अब लिगैंड सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है, देखेंगे ना लिगैंड क्या होते हैं। लिगैंड उप सहसंयोजक यौगिकों में केंद्रीय धातु परमाणु या आयन से सीधे जुड़ा हुआ वह आयन अथवा समूह जो इलेक्ट्रॉन युग्म मतलब इलेक्ट्रॉन युग्म दाता या इलेक्ट्रॉन युग्म प्रदान करता है लिगैंड कहलाता है। सभी लिगैंड क्या होते हैं, लुईस क्षार या इलेक्ट्रॉन युग्म दाता की भांति व्यवहार करते हैं, जैसे आपको ऊपर मैं बताया भी हूँ, ठीक ना। तो यह परिभाषा आप लिख लेंगे। उप सहसंयोजन यौगिकों में केंद्रीय धातु परमाणु या आयन से सीधे जुड़ा हुआ वह आयन अथवा समूह जो इलेक्ट्रॉन युग्म प्रदान करता है लिगैंड कहलाता है। लिगैंड सभी लिगैंड क्या होते हैं, लुईस क्षार या इलेक्ट्रॉन युग्म दाता की भांति व्यवहार करते हैं, ठीक है। इंपॉर्टेंट है ये चीज़ें। जैसे यहाँ पे आपका दिया गया है लिगैंड उदाहरण, CuNH3 में संकुलाय में उपस्थित 4 NH3 अणु लिगैंड लुईस क्षारक की भांति व्यवहार करते हैं, जैसा कि आपको ऊपर मैं बता चुका हूँ। देखिए सभी NH3 एक एक इलेक्ट्रॉन युग्म दे रहे हैं ना, ऐसे हाँ दे रहे हैं, नहीं दे रहे हैं इसमें। इसी तरह से आप यहाँ देखेंगे FeCN6 में क्या है, 6Cn माइनस, FeCN6 का वैसे ही बना सकते हैं, 6Cn माइनस भी क्या है इसमें लिगैंड है। तो यह एक इलेक्ट्रॉन युग्म दे रहा है, क्या है, एक इलेक्ट्रॉन युग्म दे रहा है। लिगैंडों का वर्गीकरण अब आपको जानना है, क्या जानना है, लिगैंडों का वर्गीकरण इंपॉर्टेंट है। तो पहला है लिगैंडों का वर्गीकरण, एग्जाम में क्वेश्चन पूछा था, लिगैंडों पर उपस्थित आवेश के आधार पर वर्गीकरण। तो आवेश के आधार पर इन्हें 3 वर्गों में विभाजित किया जा सकता है। जैसे यहाँ पे देखेंगे जो लिगैंड यहाँ बनाया गया है, जैसे इसमें NH3 पे कोई आवेश नहीं है। NH3 क्या होता है, विद्युत उदासीन होता है। NH3 आपका विद्युत उदासीन है, कोई आवेश नहीं है। और Cn पे क्या है, माइनस आवेश है, तो कोई धनावेशित भी हो सकता है, ऋणावेशित भी हो सकता है, विद्युत उदासीन। तो लिगैंड 3 प्रकार के होते हैं आवेश के आधार पर। लिगैंडों पर आवेश के आधार पर वर्गीकृत एक धनावेशित लिगैंड है, ठीक ना। धनावेशित लिगैंड ऐसे लिगैंड जिस पर धनावेश होता है, ऐसे लिगैंड जिन पर धनावेश होता है, धनावेशित लिगैंड गिने चुने हैं। जैसे देखेंगे आप 3 बनाए, नाइट्रोसोनियम आयन, NO+ को हम नाइट्रोसोलियम आयन बोलते हैं, NH2NH3 प्लस हाइड्रोजोनियम, H3O+ हाइड्रोनियम, तो 3 है यही। इसके बाद आप नहीं देखेंगे समानता धनावेशी, नाइट्रोसोलियम आयन, हाइड्रोजोनियम आयन और हाइड्रोनियम आयन, ठीक है। ये तो धनावेशित हो गया। आगे आप जानेंगे ऋणावेशित लिगैंड, ऐसे लिगैंड जिस पर क्या हो, ऋणावेश होता है, ऐसे लिगैंड जिन पर ऋणावेश होता है उन्हें हम ऋणावेशित लिगैंड कहते हैं। जैसे Cn- को साइनो, OH- को हाइड्रॉक्सो, Cl- को क्लोराइडो, Br- को ब्रोमाइडो, CH3COO- को एसीटेट, C2O4 2- ऑक्जिलेटो है, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, देखेंगे C2O4 2- ऑक्जिलेटो बोलते हैं, ठीक ना। ये इतना हो गया, अभी आप परिभाषा लिखेंगे उसके बाद जानेंगे। उसके बाद आप आ जाएंगे उदासीन लिगैंड, क्या जाएंगे, उदासीन लिगैंड। उदासीन लिगैंड क्या होते हैं, ऐसे लिगैंड जिन पर कोई आवेश उपस्थित नहीं होता उन्हें हम उदासीन लिगैंड कहते हैं। जैसे H2O एक्वा, NH3 एमीन, C2H5N पिरिडीन, CO कार्बोनिल, ठीक है। ये तो हो गया आपका लिगैंडों का वर्गीकरण। ये तो क्या हो गया आपका लिगैंडों का वर्गीकरण। तो वर्गीकरण आवेश के आधार पर लिगैंड का वर्गीकरण देखेंगे, दिया है धनावेशित लिगैंड, एक बार देख लें आप, जिस पे धनावेश होता है, पढ़ भी लें। ऐसे लिगैंड जिन पर धनावेश होता है धनावेशित लिगैंड कहते हैं। ऋणावेशित लिगैंड ऐसे लिगैंड जिन पर ऋणावेश उपस्थित होता है ऋणावेशित लिगैंड कहते हैं। और उदासीन लिगैंड ऐसे लिगैंड जिन पर कोई आवेश नहीं होता उसे हम उदासीन लिगैंड कहते हैं।
तो पिछले लेक्चर का भी वीडियो जैसे डी एंड एफ ब्लॉक और सब चीज़ आपको बताया गया, यह बहुत ही इंपॉर्टेंट है, यह चैप्टर और इम्पॉर्टेंट है। पिछला चैप्टर 4 नंबर का था डी एंड एफ ब्लॉक, या 6 नंबर का, मतलब 2 ही चैप्टर मिला के आपके 70 में 10 नंबर मिलेंगे बोर्ड एग्जाम में। तो पिछले चैप्टर का भी देखने के लिए मेरे यूट्यूब चैनल केमिस्ट्री क्लासेज बाय मनोज सर को क्या करिए, आप अवश्य सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और शेयर करिए। तो आज के क्लास में बस इतना ही है, बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है, आगे के क्लासों और इम्पॉर्टेंट होने वाला है, इसलिए आप वीडियो अवश्य देखें, ठीक है ना। तो आज के क्लास में इतना ही, आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।